हेलो स्टूडेंट्स, देखिए सिलेक्शन का प्रोसेस आपका चल रहा था। सिलेक्शन हम आपको बता रहे थे। अब उसके आगे देखते हैं। हमने आपको बता दिया था कि नंबर ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम एन डिफरेंट थिंग्स टेकन वन और मोर, ठीक है ना। एन डिफरेंट थिंग्स में से वन और मोर सेलेक्ट करने के तरीके कितने थे? 2⁻n -1। अब देखिए नंबर ऑफ सिलेक्शन of r things, a number of selection of r things from number of selection of r things out of n identical things, ठीक है ना। नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ आर थिंग्स फ्रॉम एन आइडेंटिकल थिंग्स, ऐसे लिख दो, फ्रॉम एन आइडेंटिकल थिंग। आइडेंटिकल का मतलब होता है बिल्कुल सेम, मतलब आप पहचान ही नहीं पाओगे, ठीक है, बिल्कुल आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब ये होता है कि आप जो है ना पहचान नहीं कर सकते। आइडेंटिकल थिंग्स, ठीक है ना। तो उनमें से आर थिंग्स लेने के क्या तरीके, कितने वेज होंगे, सिलेक्शन करने के कितने वेज होंगे, ठीक है बेटा। जैसे मान लीजिए कि आप मार्कर ले आए। अब मार्कर सारे ले आए तो सब आइडेंटिकल होते हैं, पता नहीं चलता, एक जैसे ले आओ, ठीक है ना। तो आइडेंटिकल है, बिल्कुल पहचान नहीं है कुछ भी। तो बेटा उसमें से नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ आर थिंग फ्रॉम एन आइडेंटिकल, तो कितना होता है? एक ही होता है। एक ही सिलेक्शन हो सकता है, चाहे आप एक ले लो, चाहे आप दो ले लो, चाहे आप तीन ले लो, 4 5 6, क्योंकि सारी आइडेंटिकल है ना, ठीक है ना। अब एक ले लो, ऐसा तो है नहीं वहाँ पर कि क्या ले रहे हो, बस मतलब ये है कि, ठीक है ना, आप ले रहे हो, ठीक है ना, उसमें से आपको सिलेक्शन करना है। सारी एक जैसी हैं, ठीक है ना, सारी एक जैसी हैं। चाहे तो आप एक ले लो तब भी एक ही तरीका है, चाहे आप 2 ले लो तब भी एक ही तरीका है, चाहे आप 5 ले लो तब भी एक ही तरीका है। तरीका तो एक ही होगा, कोई ऐसा थोड़ी है कि वहाँ पर सारी डिफरेंट रखी है कि भाई मैंने ये ले ली अब ये नहीं ली, ठीक है ना, या फिर इनमें से 2 ले ली, ये वो रह गई वो नहीं ली, ऐसा तो है नहीं वहाँ पे। तो आप चाहे 1 ले लो, चाहे 2 ले लो, चाहे 10 ले लो, ठीक है ना। तो आपका तरीका कितना है उसका सिलेक्शन करने का? एक ही है, ठीक है बेटा। अच्छा, अब इसके आगे आता है कि नंबर ऑफ सिलेक्शन, ठीक है ना, नंबर ऑफ सिलेक्शन एटलीस्ट वन थिंग आउट ऑफ एन आइडेंटिकल थिंग्स। अगर आपको एन आइडेंटिकल थिंग्स है उनमें से कम एक लेनी है, ठीक है। वहां तो क्या कह रहा है कि आर लेनी है। आर तो कुछ भी हो सकता है, जैसे 10 हैं टोटल, 10 हैं, 10 में से एक भी हो सकता है, आर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, एक मतलब एक बार में लेनी है वो। चाहे 10 ले लो तो एक ही तरीका है, 9 ले लो एक ही तरीका है, 5 ले लो एक ही तरीका है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है? नंबर ऑफ सिलेक्शंस एटलीस्ट वन थिंग्स आउट ऑफ एन आइडेंटिकल। अब कम से कम एक तो लेनी है। अब कम से कम एक लेनी है। मान लीजिए हमारे पास बहुत सारी यहाँ पर ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं। मान लीजिए x1 x2 x3 अप टू सो ऑन xn तक सारे, ठीक है ना, सारे ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं। और ये क्या है? आइडेंटिकल है, सारे आइडेंटिकल है, x है, ठीक है ना। n ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं। अब n ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, वो कह रहा है कम से कम एक तो लेना ही लेना है। तो बेटा कम से कम एक लेना है, तो ये लेने के कितने तरीके? एक। अरे आइडेंटिकल में से कुछ भी ले लो, एक ही तरीका है। 2 लेने के कितने तरीके? एक। 3 लेने के कितने तरीके? एक, ठीक है ना। 4 कोई से भी उठा लो, कितने तरीके? एक। तो कहने का मतलब है कि हम बढ़ते जाएंगे और हम सारी की सारी भी ले सकते हैं। तो सारी की सारी लेने के कितने तरीका? एक, ठीक है ना। तो कितनी थिंग्स थी हमारे पास? एन आइडेंटिकल थिंग, तो कितने हो गए हमारे पास तरीके? एन, ठीक है ना। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया, नंबर ऑफ सिलेक्शन एटलीस्ट वन थिंग्स आउट ऑफ एन आइडेंटिकल थिंग्स, ठीक है बेटा। जब हम एन आइडेंटिकल थिंग्स में से अगर हम कम से कम एक थिंग कोई भी सिलेक्ट करेंगे तो उसके तरीके कितने होंगे? एन तरीके होंगे, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम इसमें से 0 और मोर
उठाएं तो 0 1 2 3 और 0 भी हो सकता है, यहाँ तो एटलीस्ट 1 का केस था। ठीक है, नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ नन, ठीक है ना, 1 और मोर, ठीक है ना, नन 1 और मोर थिंग्स आउट ऑफ एन आइडेंटिकल थिंग्स। ठीक है ना, अगर एन आइडेंटिकल थिंग्स में से आपको नन 1 और मोर, चाहे तो कुछ भी नहीं लेना, चाहे एक लेना है, चाहे ज़्यादा लेना है, तो कितने तरीके होंगे बेटा, n+1, क्योंकि एक तरीका और बढ़ जाएगा उसमें से। क्यों? क्योंकि यहाँ तो कम से कम एक तो लेना था, तो यहाँ पर एक तरीका और बढ़ जाएगा, 0 भी तो ले सकते हैं, कुछ भी नहीं ले सकते, तो एक तरीका ये बढ़ गया, तो इसलिए यहाँ n था तो यहाँ क्या हो जाएगा, n+1। ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रखना है आपको। नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ आर थिंग्स फ्रॉम एन आइडेंटिकल थिंग्स में से एक ही तरीका होगा, चाहे कितनी भी उठा लो। ठीक है, कम से कम एक लेने के n तरीके होंगे, और अगर नन 1 और मोर लेनी है, ठीक है ना, तो फिर n+1 वेज होंगे। ठीक है बेटा, अब आपको एक फॉर्मूला और लिखाते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास कि एटलीस्ट वन थिंग, नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन थिंग्स, नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट of one things, at least one thing out of p identical things of one type, out of p identical things of one type, q identical things of second type, and r identical things of third type। ठीक है ना, क्या कह रहा है, नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन थिंग आउट ऑफ p आइडेंटिकल थिंग्स ऑफ वन टाइप, q आइडेंटिकल थिंग्स ऑफ सेकेंड टाइप, एंड r आइडेंटिकल थिंग्स ऑफ थर्ड टाइप। ठीक है बेटा, तो अब देखो इसमें से क्या करना है, एटलीस्ट वन तो लेनी है। ठीक है ना, क्या हो रहा है यहाँ पे, मान लीजिए कि यहाँ पर x इस ग्रुप में, ठीक है ना, p थिंग्स पड़ी हुई हैं, सारी आइडेंटिकल हैं। इस ग्रुप में y सारी आइडेंटिकल हैं, कितनी पड़ी हैं, q थिंग्स पड़ी हुई हैं। यहाँ पर क्या है, z, ठीक है, बहुत सारी यहाँ पर क्या है, r थिंग्स पड़ी हुई हैं। समझ रहे हो ना, तो कहने का मतलब है यहाँ पर p थिंग्स हैं, यहाँ पर q थिंग्स हैं, यहाँ पर r थिंग्स हैं, सारी आइडेंटिकल है। ये p थिंग्स सारी एक टाइप की हैं, ये q थिंग्स सारी एक टाइप की हैं, r थिंग्स सारी एक टाइप की हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन थिंग आउट ऑफ p आइडेंटिकल थिंग्स। ठीक है ना, इनमें से कम एक लेना है, इसमें से कम एक लेना है, इसमें से कम एक लेना है। ठीक है ना, अब ये कह रहा है कि नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन थिंग्स आउट ऑफ p आइडेंटिकल थिंग्स ऑफ वन टाइप, q आइडेंटिकल थिंग्स ऑफ अनदर टाइप, एंड r आइडेंटिकल थिंग्स ऑफ थर्ड टाइप। तो इनमें से नंबर ऑफ सिलेक्शन क्या बनेंगे, कम से कम एक तो लेना ही लेना है। ठीक है बेटा, तो देखिए मैं जो है ना क्या करता हूँ कि इस ग्रुप से मैं 0 1 और मोर, ठीक है ना, 0 नन 1 और मोर वाला केस लेता हूँ। मैं मान लो कि मैं कुछ भी नहीं लेता, इसमें से 1 उठाऊंगा, 2 उठाऊंगा, 3 उठाऊंगा, तो कितने केस बनेंगे, इसमें से p+1 केस बनेंगे। ठीक है ना, क्योंकि कुछ भी ना लूँ तो एक केस, एक लूँ तो दो की दूसरा केस, ठीक है, 2 और 2 ले लूँ तो तीसरा हो जाएगा, 3 ले लूँ तो 4 केस बन जाएंगे, 4 सिलेक्शन हो सकते हैं। तो ऐसे करके p+1 सिलेक्शन हो गए, जैसे कि आप यहाँ देखिए। ठीक है, नन 1 और मोर वाला केस में क्या बन गया, n+1 बन गया था, तो यहाँ पर p+1 बन जाएगा। यहाँ से भी नन 1 और मोर वाला केस आएगा, q थिंग्स है मेरे पास, q थिंग्स हैं, तो मैं 1 ले लूँ, 2 ले लूँ, 3 ले लूँ, ठीक है ना, q की q सारी ले लूँ, तो हमारे पास q, तो ऐसे हो गए सिलेक्शन। और एक ऐसा भी तो हो सकता है जो मैं कुछ भी ना लूँ, तो हमारे पास कितने हो गए, q+1 हो गए। ऐसे यहाँ पर कितने हो गए, r+1 हो गए।
ठीक है, तो सबका कर देंगे मल्टीप्लाई, यहाँ केस नहीं बन रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास p+1 q+1 और r+1, ठीक है ना, ये बन जाएगा। लेकिन अब उसने कहा है कि नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट 1, तो इसमें एक केस वो भी तो शामिल है जिसमें से ना तो इसमें से कुछ आए, ना इसमें से कुछ आए, ना इसमें से कुछ आए, ठीक है ना, हो सकता है कुछ भी ना आए, क्योंकि सारे केस आ गए ना इसमें, तो क्योंकि p+1 केस लिया है, p+1 का मतलब होता है कि इसमें से ऐसा केस भी इसमें शामिल है जिसमें से कुछ भी ना लिया हो, इसमें से भी कुछ भी ना लिया हो, इसमें से भी कुछ भी ना लिया हो, ठीक है, तो एक केस बन गया कि ऐसा भी हो सकता है तीनों में से कुछ ना आया हो, लेकिन उसने कहा है कि एटलीस्ट 1 थिंग्स तो लेनी है, तो इसका मतलब वो केस हटा दूं मैं जो तीनों में से कुछ भी नहीं आया, तो वो केस हटाने पर आपको वो केस सारे मिल जाएंगे जिसमें कम से कम एक थिंग तो आपको मिलेगी, ठीक है बेटा। तो ये ध्यान रखना है आपको एक फॉर्मूला। चलिए अब इसके आगे एटलीस्ट 1 थिंग ऑफ ईच टाइप आउट ऑफ, अब इसमें ये कह सकता है कि इसी क्वेश्चन में ये बोल सकता है कि नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट 1 थिंग्स, ठीक है ना, एटलीस्ट 1 थिंग फ्रॉम ईच टाइप ऑफ p आइडेंटिकल थिंग्स ऑफ 1 टाइप, q आइडेंटिकल थिंग्स ऑफ 2nd टाइप एंड r आइडेंटिकल थिंग्स ऑफ 3rd टाइप। वो ये कह सकता है कि इन ग्रुप में से जो अभी हमने ग्रुप बनाए थे XX वाले, YY वाले, ZZ वाले, कि कम से कम एक इसमें से भी आए, कम से कम एक इसमें से भी आए, कम से कम एक इसमें से भी आए, हर में से कम एक तो आए, ठीक है ना। तो क्या केस बनेंगे बेटा, फिर सिंपल से केस बनेंगे हमारे पास PQR, क्योंकि इसमें से कम एक लेना ही है, तो नन वाला केस इसमें से हटाना पड़ेगा, यहाँ से भी नन वाला केस हटाना पड़ेगा, यहाँ से भी नन वाला केस हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। वो कह रहा है कि हर ग्रुप से कम एक तो आना ही चाहिए, तो जब कम से कम एक आएगा तो 1 2 3 4 P थिंग्स हैं इसमें, तो P वेज हो गए, ठीक है ना, सिलेक्शन के, यहाँ पर Q वेज हो गए, यहाँ पर R वेज हो गए, तो टोटल वेज क्या हो जाएंगे PQR। ध्यान रख लेना इसको, अगर वो हर ग्रुप से कम एक लेना चाह रहा है, ठीक है बेटा। हाँ बेटा, तो देखिए अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन बेस्ड ऑन ज्योमेट्री। कुछ क्वेश्चन ज्योमेट्री पे बेस्ड आ जाते हैं, पूछ लेता है। तो सबसे पहले बेटा आता है कि कोई रेगुलर पॉलीगन है एन साइड का, ठीक है ना, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ इन अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइड, ठीक है बेटा। नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइड, एन साइड का कोई रेगुलर पॉलीगन है और आपसे पूछ लेता है कि कितने डायगोनल बनेंगे इसमें। मान लीजिए कि एन साइड का कोई रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है बेटा, ये एन साइड का कोई रेगुलर पॉलीगन है मान लो, ठीक है ना, तो एन साइड है इसमें। तो अब देखिए इसके ये वर्टिसेस हो गए, एन वर्टिसेस होंगे इसमें, जितनी साइड होंगे उतने वर्टिसेस होंगे, ठीक है ना। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, और ये मान लो यहाँ तक एन वर्टिसेस हैं इसके, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपसे पूछ लेता है कि इसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे। अब नंबर ऑफ डायगोनल्स तो बेटा ये थोड़ी होंगे, देखो यहाँ से और ये मिला दूँ मैं तो ये तो साइड है, ये डायगोनल नहीं है। डायगोनल कब मिलेगा, जब मैं यहाँ से इसको मिला दूंगा, ठीक है, तो ये बन गया, ये भी डायगोनल बन गया, ये भी डायगोनल हो 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 गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, लेकिन ये नहीं होगा, ठीक है ना। अब यहाँ से भी तो डायगोनल ड्रॉ हो सकते हैं, ये हो गया, ठीक है ना, ये भी डायगोनल हो गया, ये तो कितने डायगोनल होंगे। अब हमारे पास जो है ना ऐसे करके चलते जाएंगे, हर पॉइंट से हमारे पास डायगोनल मिलेगा, ठीक है। तो कितने डायगोनल बनेंगे, तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि बेटा अगर हम यहाँ जो n हमारे पास वर्टिसेस हैं इसमें से मैं 2 का सिलेक्शन कर लूँ, ठीक है ना, n में से n हमारे पास जो वर्टिसेस है इनमें से 2 पॉइंट्स का मैं सिलेक्शन कर लूँ,
2 वर्टिसेस का सिलेक्शन कर लूँ तो मेरे को एक लाइन मिल जाएगी। मान लो कि मैंने इसको और इसका सिलेक्शन कर लिया तो ये लाइन मिल जाएगी। मान लो कि मैंने इसका और इसका सिलेक्शन कर लिया तो ये लाइन मिलेगी। मान लो मैंने इसका और इसका सिलेक्शन कर लिया तो ये लाइन मिलेगी। मतलब एक लाइन तो मिलेगी 2 पॉइंट से। ठीक है बेटा, तो क्या करना है, मुझे क्या करना है, एन जो वर्टिसेस हैं उनमें से किसका सिलेक्शन करना है, 2 पॉइंट का सिलेक्शन करना है। तो एन में से 2 पॉइंट का जब सिलेक्शन करूंगा तो एक लाइन मिलेगी। ठीक है बेटा, तो मिल गई मेरे पास, ये सारी लाइन आ गई जो एक दूसरे से ज्वाइन हो जाएंगे। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास ये भी लाइन मिल चुकी है ना, ये भी तो इसमें शामिल होंगी, क्योंकि हो सकता है कि ये सिलेक्शन हो गया होगा, वो तो निश्चित रूप से सारे सिलेक्शन हो जाते हैं इसके अंदर। NC2 का मतलब एन में से 2 सिलेक्शन, 2 वर्टिसेस के सिलेक्शन सारे आ गए इसमें। ये इसका भी आ गया, इसका भी आ गया, इसका भी, सारे सिलेक्शन आ गए। तो बेटा ये हमारे पास डायगोनल थोड़ी हैं, ये वाले डायगोनल हैं, ये डायगोनल नहीं है। दीज आर द साइड्स ऑफ द रेगुलर पॉलीगन, सो वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स आपको चाहिए, तो ये साइड जो आ रही हैं हमारे पास, वो साइड को हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो साइड भी इंक्लूड हो गई। तो NC2 माइनस n, ये आपका फॉर्मूला बन गया। कभी भी आपसे ये पूछ ले कि बताइए नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे पॉलीगन्स में, तो NC2 माइनस n। मान लीजिए कि मैं एक एग्जांपल यहाँ ले लेता हूँ। ये मेरे पास एक रेगुलर क्या है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है बेटा। तो ये मेरे पास कितना है, कितने साइड का है, A B C D E F, ठीक है बेटा। ये 6 साइड्स का पॉलीगन है, कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉनकेव नहीं होना चाहिए, ध्यान रख लेना, कॉन्वेक्स होना चाहिए। कॉन्वेक्स और कॉनकेव में अंतर मैं बता दूं आपको, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए देखिए, यहाँ पर कॉन्वेक्स पॉलीगन और एक होता है कॉनकेव पॉलीगन। ठीक है, तो कॉन्वेक्स तो बेटा ये होता है ऐसे, ये कॉन्वेक्स ही है, ये कॉन्वेक्स पॉलीगन है, ठीक है ना। कॉन्वेक्स पॉलीगन का मतलब ये है कि जब मैं किसी पॉइंट से, ठीक है ना, कोई भी वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स को, ठीक है ना, किसी भी दूसरे वर्टेक्स को, चाहे इसको यहाँ से मैं किसी को भी मिला दूँ, ठीक है ना, ऐसे मिला दिया, तो कहने का मतलब है कि एक वर्टेक्स इस साइड में, मतलब सारे वर्टेक्स हमें जो है ना, ठीक है ना, एक साइड नहीं मिलनी चाहिए। मतलब पूरा का पूरा, जैसे हम कोई डायगोनल ड्रॉ करते हैं, अगर हम कोई भी डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास जो बीच वाला पॉइंट बचता है वो इस साइड पॉलीगन की साइड नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, वो दूसरी साइड अपोजिट साइड में रहना चाहिए। बाकी सारे इधर आ गए तो एक तो कम से कम इधर आ ही गया, ठीक है ना। तो ऐसे करके ये कॉन्वेक्स पॉलीगन, देखो इसको मिला दीजिए तो ये इधर रह गया, बाकी सारे इधर आ गए, मतलब बीच में होके जाना चाहिए वो लाइन, सीधी सी बात है, ठीक है बेटा। ये कोई भी डायगोनल ड्रॉ कर रहे हो तो वो कहाँ से जानी चाहिए, बीच में होके जानी चाहिए। कोई भी डायगोनल ड्रॉ कर रहे हो बीच में होके जा रहा है, देखो बीच में होके जा रहा है, ठीक है, पॉलीगन के अंदर से निकल रहा है। कोई भी डायगोनल ड्रॉ कर रहे हैं पॉलीगन के अंदर से निकल रहा है। कॉनकेव कैसा होता है बेटा, कॉनकेव कैसा होता है, जैसे ये मान लीजिए ये, ठीक है ना, ये भी पॉलीगन है, लेकिन यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि इसको और इससे मिला रहा हूँ, ठीक है, तो वो बाहर से निकल रहा है डायगोनल, ठीक है, देखो अंदर से नहीं जा रहा है, इस डायग्राम के अंदर से होके नहीं जा रहा, ठीक है ना, ये कहाँ से जा रहा है, बाहर से होके जा रहा है, तो ये कॉनकेव है, ठीक है ना। कैसा भी बना सकते हो आप, ये भी बना दो, देखो ऐसे, ठीक है ना, ये बना दिया, ये बन गया, ये भी कॉनकेव हो गया, क्योंकि अगर मैं इसको इससे मिला दूं तो ये बाहर से जा रहा है, इसको इससे मिला दूं तो बाहर से जा रहा है। मतलब कोई भी डायगोनल बाहर से नहीं जाना चाहिए, अगर वो बाहर से जा रहा है तो इसका मतलब वो कॉनकेव है, ठीक है ना, और जो सारे अंदर से जा रहे हैं वो कॉन्वेक्स है, ठीक है बेटा। तो अब देखिए इसमें कितने डायगोनल होंगे, देखो यहाँ से इसको मिला दिया, 1 2 3, ठीक है ना, ये हो गया। अब यहाँ से 4 5 6, ये हो गया। अब यहाँ से 7 8, ठीक है ना, फिर यहाँ से 9, तो कितने डायगोनल हो गए, 9 बन गए। तो 9 डायगोनल होंगे, 6 अगर साइड्स हैं, ठीक है ना, तो इसमें 9 होंगे। तो फॉर्मूला लगा के देख लें, यहाँ पर चेक कर लें, तो ये बेटा बन जाएगा n की जगह पर कितना हो जाएगा, 6c2 - 6,
तो 6C2 की वैल्यू 15 होती है और 6 हो गया, 15 माइनस 6 कितना हो गया 9, तो 9 डायगोनल आ गया हमारे पास। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला हो गया। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्या, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस joining end points, a number of straight line joining end points, number of straight lines joining end points, ठीक है ना, joining end points in which no 3 points are collinear। ठीक है ना, मतलब n पॉइंट्स तो हैं लेकिन उनमें से कोई भी 3 कॉलिनियर नहीं है। ठीक है ना बेटा, जैसे मान लीजिए कि मैंने ये पॉइंट ले लिए, ठीक है ना, ये मैंने पॉइंट ले लिया कोई भी, ये तो देखो कोई भी 3 कॉलिनियर नहीं है, इसमें कोई भी 3 कॉलिनियर नहीं है। तो अब मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ कितनी स्ट्रेट लाइन बनेगी यहाँ पर, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस जॉइनिंग एंड पॉइंट्स। तो अब आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन जब बनती हैं तो किन्हीं भी 2 पॉइंट से मिलकर स्ट्रेट लाइन बन जाती है। मतलब यहाँ से ये बन गई, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, एक 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 ये हो गई, ठीक है ना, एक ये हो गई, ये हो गई, ठीक है बेटा, ये हो गई, ठीक है ना, ये हो गई, ये हो गई, बहुत सारी, देखो कितनी लाइन बन गई हमारे पास। तो कहने का मतलब है कितनी लाइन बनेंगी, और कोई केस हमारे पास छूटा नहीं है, सारे पॉइंट्स को मिला दिया। ठीक है, तो क्या करना है, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस जॉइनिंग एंड पॉइंट्स इन विच नो थ्री पॉइंट्स आर कॉलिनियर। अगर कोई भी 3 पॉइंट्स यहाँ कॉलिनियर नहीं है तो सीधा फॉर्मूला हो जाएगा NC2। ध्यान रखना, NC2 फॉर्मूला बन जाएगा आपका। ठीक है, इससे आपको नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस मिल जाएंगी। ठीक है बेटा, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिल गई। अब एक कंडीशन यहाँ पर ये भी आती है कि अगर कॉलिनियर हो जाए तो, जैसे मान लो मैंने पॉइंट कितने लिए थे, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट लिए थे, तो मैं यहाँ 6C2 लगा दूँ फॉर्मूला, तो कितना हो जाएगा 6C2 से आ जाएगा 15, तो ये 15 वैल्यू आ जाएगी। तो आप नंबर लाइन काउंट करोगे तो आपको ये 15 लाइन मिलेंगी। ठीक है बेटा, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है ना। और भी आप चेक कर सकते हैं, देखो एक लाइन ये भी मतलब 15 नहीं है, अभी इसको ये मिला दिया, अभी और भी रह गया होगा, हो सकता है। ठीक है, तो ये जो ना आपका फॉर्मूला है, इससे आप वो ऐसे करके निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, अब लिखिए नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस joining n points in which r points are collinear। अगर r पॉइंट्स इसमें कॉलिनियर हैं, मतलब यहाँ तो कोई कॉलिनियर ही नहीं था, कोई भी 3 पॉइंट कॉलिनियर नहीं थे यहाँ पे, और यहाँ पर क्या है, r पॉइंट्स कॉलिनियर हैं। ठीक है बेटा, जैसे मान लो कि कुछ पॉइंट यहाँ पर कॉलिनियर हैं, मान लो ये 5 पॉइंट कॉलिनियर हैं, ठीक है, बाकी ये हो गए हमारे पास, ठीक है ना, हाँ ये है, ये हो गई, ये हमारे पास पॉइंट्स हैं। तो कुछ पॉइंट देखो यहाँ पर कॉलिनियर हो गए, 1 2 3 4 5, टोटल पॉइंट कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 पॉइंट्स हैं टोटल, लेकिन उनमें से 5 पॉइंट कॉलिनियर हैं। तो n की जगह पे 11 हो गया, r की जगह पे कितना हो गया, 5 हो गया, क्योंकि 5 पॉइंट्स कॉलिनियर हैं और 11 पॉइंट्स हैं टोटल हमारे पास। तो अगर हम इनसे नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाएंगे बेटा, तो फॉर्मूला होता है हमारे पास NC2 माइनस RC2 प्लस 1। ध्यान रख लेना, ठीक है ना, क्योंकि टोटल
11 पॉइंट्स हैं, 11 पॉइंट से हम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो NC2 बनेंगी। तो NC2 बनेंगे, सारी बन गई, यहाँ तो सारे सिलेक्शन हो गए, मतलब इसको इसको मिलाया होगा तो नंबर स्ट्रेट लाइन मिली, इसको इसको भी मिलाया होगा तब भी स्ट्रेट लाइन मिली, इसको इससे मिलाया होगा तब भी स्ट्रेट लाइन मिली, यहाँ से यहाँ पे मिलाया होगा तब भी स्ट्रेट लाइन मिली। तो मतलब नंबर काउंट तो इसमें सारे हो गए लेकिन लाइन तो एक ही मिली। काउंट तो इसमें सारी हो गई ना, ये भी काउंट हो गया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लाइन तो यहीं से काउंट हो गई इसमें। तो अब 10 लाइन हैं थोड़ी, यहाँ पे लाइन तो हमारे पास एक ही है लेकिन 10 काउंट हो गई इसमें। तो अब मुझे वो लाइन माइनस करनी पड़ेंगी ना जो इसमें एक्स्ट्रा काउंट हो गई हैं। तो क्या काउंट होंगे, 5 में से जो 2 हैं जो कॉलिनियर है हमारे पास पॉइंट, ठीक है ना। तो R में से जो 2, R में से 2 सिलेक्शन लेके जो लाइन बनेगी वो तो एक्स्ट्रा लाइन बनी थी, तो वो मैंने जो है ना माइनस कर दी। अब माइनस कर दी क्योंकि वो इसमें काउंट हो गई थी, जो कि एग्जैक्ट लाइन नहीं थी, वो एक ही लाइन थी। तो बेटा NC2 टोटल लाइंस, इसमें से जो कॉलिनियर से जो लाइन बनी हमारे पास वो माइनस हो गई, ठीक है ना। लेकिन एक लाइन तो कम बनी है, ठीक है ना, तो वो मैंने ऐड कर दी, क्योंकि ये लाइन अगर मैंने माइनस ही कर दूंगा, ये नहीं ऐड करूंगा तो ये लाइन रह जाएगी, तो इसलिए मैंने 1 प्लस कर दिया। ठीक है बेटा, तो ये फॉर्मूला है NC2 माइनस RC2 प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, number of triangles joining n points। अगर n पॉइंट्स हैं हमारे पास और इनमें से कोई भी 3 कॉलिनियर नहीं है, ठीक है ना, जैसा कि यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन का केस था, यहाँ पर कोई 3 कॉलिनियर नहीं थे, यहाँ पर R पॉइंट कॉलिनियर थे, ऐसे ही यहाँ 2 केस बन जाएंगे कि नंबर ऑफ ट्राइंगल्स जॉइनिंग n पॉइंट्स इन विच no 3 points are collinear। अगर इनमें से कोई भी 3 पॉइंट्स कॉलिनियर नहीं है तो फॉर्मूला बन जाएगा NC3, क्योंकि टोटल जो पॉइंट्स हैं उनमें से 3 का सिलेक्शन करना है आपको, और जैसे ही 3 का सिलेक्शन करेंगे ट्राइंगल बन जाएगा। ठीक है ना। अब हमारे पास क्या है कि नंबर ऑफ ट्राइंगल्स जॉइनिंग n points in which r points are collinear। अगर इनमें से r पॉइंट कॉलिनियर है तो फॉर्मूला वही है NC3 माइनस RC3। ठीक है ना, NC3 माइनस RC3। अब यहाँ पर जो को प्लस किया था क्योंकि यहाँ लाइन तो बन सकती है कॉलिनियर पॉइंट से, लेकिन कॉलिनियर पॉइंट से ट्रायंगल नहीं बन सकता, इसलिए मैंने 1 ऐड नहीं किया यहाँ पे। यहाँ पर 1 ऐड होगा लेकिन यहाँ पर 1 ऐड नहीं होगा। कॉलिनियर पॉइंट से एक लाइन ही तो बनेगी, ट्रायंगल तो बनेगा नहीं, तो इसलिए हमने ट्रायंगल के लिए हम यहाँ 1 ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रायंगल बनेगा ही नहीं कॉलिनियर से, तो इसलिए ये फॉर्मूला आपका यूज हो जाएगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर ऑफ पैलोग्राम्स। ठीक है बेटा, ये ध्यान रख लेना, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के लिए। नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स विद m parallel lines in one direction and n parallel lines in other direction। ठीक है ना, मतलब नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स विद m पैरेलल लाइंस इन वन डायरेक्शन एंड n पैरेलल लाइंस इन अदर डायरेक्शन। मान लो कि मेरे पास ये जो पैरेलल लाइन है, ठीक है ना, ये पैरेलल लाइन m पैरेलल लाइन है बेटा, ये मैंने m पैरेलल लाइन बना दी। ठीक है ना, ये m, ठीक है ना, 1 2 3 4 एप्सिलॉन m पैरेलल लाइन है। अब मैंने क्या किया कि n पैरेलल लाइन ये एक डायरेक्शन में जा रही है सारी, ठीक है ना। अब मैंने n पैरेलल लाइंस एक डायरेक्शन में बना दी, ऐसे ये n पैरेलल लाइंस है,
ठीक है बेटा, ये n पहली लाइन्स हो गई मेरे पास, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये n पहली लाइन्स हो गई। तो ऐसे करके ये पूछ सकता है कि बताइए कितने नंबर ऑफ पैलोग्राम्स बन गए यहाँ पर, पैलोग्राम्स कितने बनेंगे, ठीक है ना। तो ये 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट थोड़ी करोगे आप, ठीक है ना। ये भी पैलोग्राम बन गया, ये देखो ये भी पैलोग्राम बन रहा है, ये 2 को मिला के भी पैलोग्राम बन रहा है, ये 3 को मिला के भी पैलोग्राम बन रहा है, ये भी पैलोग्राम बन रहा है यहाँ से यहाँ तक। तो कितने नंबर ऑफ पैलोग्राम होंगे। तो देखो पैलोग्राम कब बनेगा, जैसे मान लो कि इस पैलोग्राम की बात कर रहा हूँ मैं, मान लो ये वाला पैलोग्राम है, तो ये पैलोग्राम कैसे बना, ठीक है, कैसे बना ये पैलोग्राम। ये पैलोग्राम बना के 2 लाइन तो यहाँ से सेलेक्ट करनी है, ठीक है, और 2 लाइन इस डायरेक्शन से सेलेक्ट करनी है, तभी तो बना पैलोग्राम। अदरवाइज पैलोग्राम बनेगा कैसे। मान लो कि ये मैंने पैलोग्राम मान लिया, ठीक है ना, ये पैलोग्राम बना यहाँ पे, ठीक है ना, ये वाला पैलोग्राम बना, ये भी तो एक पैलोग्राम है। तो अगर ये बना कैसे कि ये 2 लाइन ये सेलेक्ट की गई हैं और 2 ये सेलेक्ट की गई हैं, तभी तो पैलोग्राम बना। तो कहने का मतलब सारी पॉसिबिलिटी को मिला के टोटल हमारे पास कितने पैलोग्राम हो सकते हैं। तो क्या करना है, MC2 मतलब जो M पहली लाइन्स थी हमारे पास एक साइड में, उसमें से 2 का सिलेक्शन करना है, और जो N पहली लाइन थी दूसरी साइड में दूसरी डायरेक्शन में, उसमें से भी 2 का सिलेक्शन करना है और दोनों का करना है मल्टीप्लाई। तो ये नंबर ऑफ पैलोग्राम आपको मिल जाएंगे, ठीक है बेटा। तो ये नंबर ऑफ पैलोग्राम का फॉर्मूला है, ठीक है ना। पैलोग्राम आप कैसे फाइंड करेंगे, MC2 मल्टीप्लाई NC2, ठीक है बेटा। अब आता है कि हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन भी हो सकती हैं। अगर वो पूछ लेता है आपसे कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स विथ M हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड N वर्टिकल लाइंस, ठीक है ना। ये आप किसी भी डायरेक्शन में परपेंडिकुलर लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन मान लो, या फिर मैं ऐसे बोल दूं कि M विद M पैरेलल लाइंस परपेंडिकुलर टू N पैरेलल लाइंस, ठीक है बेटा। M पैरेलल लाइंस के परपेंडिकुलर N पैरेलल लाइंस हैं, तो बताइए नंबर ऑफ रेक्टेंगल, वही के सेम फॉर्मूला है। मान लीजिए कि ये मेरे पास M पैरेलल लाइन हो गई, ठीक है ना, ये M पैरेलल लाइन हो गई, ये हमारे पास N पैरेलल लाइन हो गई, तभी तो बनेगा मेरे पास रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये हो गई मेरे पास 1 2 3 अप टू M, और ये हो गई 1 2 3 4 5 अप टू N। ये N पैरेलल लाइंस हैं, ये M पैरेलल लाइंस हैं। तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने बनेंगे, फॉर्मूला बनेगा MC2 मल्टीप्लाई NC2। तो नंबर ऑफ पैलोग्राम्स और नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स का तो कोई डिफरेंस यहाँ पर है नहीं। वहाँ तो ये है कि यहाँ परपेंडिकुलर लाइंस हैं, वहाँ पर परपेंडिकुलर नहीं है, बस इतना ही फर्क है, ठीक है। रेक्टेंगल आपको फाइंड करने हैं या फिर पैलोग्राम फाइंड करने हैं तो फॉर्मूला सेम हो जाएगा, ठीक है। अब यहीं पर आपसे पूछ लेता है कि रेक्टेंगल क्या होगा, ये रेक्टेंगल कौन से रेक्टेंगल, इनमें स्क्वायर भी इंक्लूड है, ध्यान रखना। नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इंक्लूडिंग स्क्वायर, ध्यान रख लेना बेटा। यहाँ पर क्या हो रहा है कि स्क्वायर भी इंक्लूड है, ये जो स्क्वायर हैं, ठीक है ना, ये भी स्क्वायर इंक्लूड है, और इनका जो डिस्टेंस है ना वो सेम मान लीजिए, ठीक है ना। मान लो कि ये डिस्टेंस अगर सेम है इनका, ये भी सेम है। अगर मैंने M पैरेलल लाइंस और N पैरेलल लाइंस ड्रॉ की हैं, परपेंडिकुलर लाइंस है, उनका डिस्टेंस अगर सेम है दोनों का, तो हमारे पास रेक्टेंगल निकल के आएंगे, ठीक है ना, इंक्लूडिंग स्क्वायर। अगर रेक्टेंगल ही पूछने हैं आपको, रेक्टेंगल ही फाइंड करने हैं, अगर ये दोनों का ये जो लेंथ है, इनकी जो साइड है, ठीक है ना, ये जो पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है, अगर वो इक्वल नहीं है, ठीक है ना, अगर वो इक्वल नहीं है और इनका भी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इनका भी डिस्टेंस इक्वल नहीं है, बीच का जो पॉइंट, बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल नहीं है और इनका भी डिस्टेंस इक्वल नहीं है, तो हमारे पास ये रेक्टेंगल ही बनेंगे। और अगर ये डिस्टेंस हमारे पास इक्वल है सबका, ये भी डिस्टेंस अगर इक्वल हो जाता है तो रेक्टेंगल्स इंक्लूडिंग स्क्वायर भी बन जाएंगे फिर, ठीक है ना। तो मान लीजिए मैंने कंसीडर कर लिया कि ये जो पॉइंट है ना हमारे पास A B C D, ठीक है ना,
तो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी, ठीक है ना, ये सारी डिस्टेंस इक्वल हैं। और इसको मैंने मान लिया पी क्यू आर एस टी, तो पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू आर एस इक्वल टू एस टी एंड सो ऑन। ठीक है बेटा, मतलब ये भी डिस्टेंस इक्वल है और ये भी डिस्टेंस इक्वल है, तो ये क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल्स इंक्लूडिंग स्क्वायर। अगर ये इक्वल नहीं है तो आप रेक्टेंगल ही बोलोगे, फिर इसको स्क्वायर नहीं बन सकते, क्योंकि अगर ये डिस्टेंस इक्वल नहीं है, ये डिफरेंट हैं, तो फिर केवल रेक्टेंगल बनेंगे। और अगर ये सारे इक्वल हैं, ठीक है ना, ये डिस्टेंस इक्वल हैं, तो हमारे पास रेक्टेंगल इंक्लूडिंग स्क्वायर बनेंगे। तो MC2 मल्टीप्लाई NC2 क्या बन गई है हमारे पास, दीज आर टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इंक्लूडिंग स्क्वायर्स। ठीक है ना। अब बेटा आपका क्या आता है, अब ये पूछ लेता है कि मान लीजिए नंबर ऑफ स्क्वायर्स ओनली, स्क्वायर्स ओनली। अगर नंबर ऑफ स्क्वायर्स पूछता है कि स्क्वायर ही स्क्वायर बताइए कि कितने बनेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये मेरे पास स्क्वायर हो गया, तो फिर दूसरा स्क्वायर क्या बनेगा मेरे पास, ये 2/2 का 2/2 यूनिट का बनेगा। ऐसा तो नहीं बन सकता कि ये बन जाएगा, ये तो रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है ना, ये भी रेक्टेंगल बन जाएगा, लेकिन स्क्वायर तो 2/2 यूनिट का बनेगा, या फिर 3/3 यूनिट का स्क्वायर बनेगा, या फिर 4/4 यूनिट का स्क्वायर बनेगा। तो अगर मुझे स्क्वायर निकालने हैं, ठीक है ना, अगर मेरे को स्क्वायर निकालने हैं बेटा, तो कितने बनेंगे स्क्वायर, ठीक है ना। अगर हमें क्या बनाने हैं बेटा, स्क्वायर्स मानने हैं, स्क्वायर बनाने हैं, तो कितने बनेंगे। तो देखो क्या करना है बेटा, फॉर्मूला बनेगा समेशन m-r इंटू n-r, ऐसे करके फॉर्मूला यूज होगा। समेशन का मतलब है आपको प्लस करते जाना है, और r की जगह पे m और n तो वो नंबर्स हैं, नंबर ऑफ लाइंस हैं, m लाइंस ये हैं और n लाइंस ये हैं, तो m और n की वैल्यू लगा देंगे, और r की वैल्यू आप 1 से शुरू करेंगे लगाना, ठीक है, 1 से शुरू करेंगे, और तब तक लगाएंगे जब तक कि एक इनमें से कोई फैक्टर 1 ना हो जाए। ठीक है, ध्यान रख लेना, माइनस में नहीं आना चाहिए, जब तक लगाएंगे जब तक इनमें से कोई एक 1 ना हो जाए। जैसे मान लीजिए कि अगर मेरे पास ये लाइन है, हमारे पास m की वैल्यू है, m की वैल्यू ऑफ 5, ठीक है ना, और n की वैल्यू हमारे पास 4, ठीक है ना। m तो हमारे पास लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन है, और n वर्टिकल लाइन है, 4 लाइन ऐसे हैं। आपको बताना है कि नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे। तो देखिए m की जगह पे 5 और n की जगह पे 4 लगा दो, तो ये हो जाएगा 5 - r मल्टीप्लाई 4 - r, ठीक है ना, और यहाँ लगा दीजिए समेशन। अब लगाइए r की जगह पे 1 से शुरू कर दीजिए, r की जगह पे 1 लगाएंगे तो 5 - 1 मल्टीप्लाई 4 - 1, फिर प्लस, क्योंकि समेशन क्या करता है, प्लस करता है, ठीक है ना। फिर 2 लगाइए तो 5 - 2 मल्टीप्लाई 4 - 2, फिर प्लस, फिर कितना हो जाएगा, 3 लगाइए, 5 - 3 मल्टीप्लाई 4 - 3। देखो एक 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक तो 1 हो गया। मैंने क्या बताया था, इनमें से कोई एक 1 हो जाए वहीं छोड़ देना है, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास 4 × 3 प्लस 3 × 2 प्लस 2 × 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 × 3 = 12 प्लस 6 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पर अगर आपके पास m हॉरिजॉन्टल लाइन है, 4 मतलब 5 हॉरिजॉन्टल लाइन है और 4 वर्टिकल लाइंस हैं, तो आपके पास जो नंबर ऑफ स्क्वायर्स होंगे, केवल स्क्वायर बनेंगे 20, ठीक है बेटा, स्क्वायर 20 बनेंगे। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स ओनली का ये फॉर्मूला हो गया आपके पास समेशन m - r इंटू n - r, ठीक है ना। अब आपको क्या पूछना है, अगर मान लो कि पूछ लेता है कि फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स ओनली, ठीक है ना, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, रेक्टेंगल्स इंक्लूडिंग स्क्वायर थे यहाँ पर स्क्वायर इंक्लूड थे इसके अंदर, जो अभी निकल गया ये वाला इंक्लूड है इसके अंदर, ठीक है। अब नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स ओनली जो स्क्वायर ना हो, ठीक है ना, एक्सक्लूडिंग स्क्वायर, एक्सक्लूडिंग स्क्वायर। अगर स्क्वायर को छोड़ के रेक्टेंगल निकालने हैं तो इसमें से ये वैल्यू माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा, MC2 मल्टीप्लाई NC2 माइनस समेशन m - r n - r, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना है। m और n क्या है, m है हमारे पास नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस, या m और n कुछ भी मान सकते हैं, ये लाइन करके आप m मान लो, इनको आप n मान लो, ठीक है ना।
या फिर इनको m मान लो, इनको n मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। m और n की वैल्यू और यहाँ r की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे चलेगी और कहाँ तक जाएगी, जब तक इनमें से कोई एक फैक्टर 1 नहीं हो जाता है। तो आपके मिल जाएंगे नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। ठीक है बेटा। अब आता है हमारे पास आगे मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट। मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है ना, पॉइंट्स वेयर m सर्कल्स एंड n स्ट्रेट लाइन्स आर ड्रॉन। ठीक है ना। अगर क्या पूछना चाह रहा है यहाँ पे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स वेयर m सर्कल्स एंड n स्ट्रेट लाइन्स आर ड्रॉन। अगर m सर्कल्स और n स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जा रही हैं, m सर्कल्स ड्रॉ किए जा रहे हैं, n स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जा रही हैं, आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होंगे। तो बेटा फॉर्मूला होता है, देखो दो सर्कल, देखो मैक्सिमम इंटरसेक्शन पॉइंट लेने हैं, m सर्कल है, m में से आपको दो सर्कल लेने हैं, तो m में से पहले दो सर्कल का सिलेक्शन करना है, तो MC2। अब दो सर्कल मिलके कितने इंटरसेक्शन पॉइंट देंगे, मैक्सिमम। ठीक है ना, मिनिमम तो 0 भी देंगे। ठीक है ना, मैक्सिमम कितना देंगे, 2 देंगे, क्योंकि 2 पे काट सकता है। ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई 2। ठीक है ना बेटा, प्लस कितना हो जाएगा, MC2 मल्टीप्लाई 2। फिर दो स्ट्रेट लाइन मिलके, फिर n स्ट्रेट लाइन है, n स्ट्रेट लाइन में से दो सेलेक्ट करनी है। अब जब दो सेलेक्ट करेंगे तो कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देंगे, मैक्सिमम एक इंटरसेक्शन पॉइंट तो मिलेगा ही मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि n में से दो लेनी है और एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। प्लस अब क्या हो सकता है कि एक सर्कल और एक स्ट्रेट लाइन भी तो इंटरसेक्शन करेंगे, तो एक इसमें से लेना है MC1, m में से एक लेना है और एक स्ट्रेट लाइन सेलेक्ट करनी है, मल्टीप्लाई NC1, और कितने इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेंगे, 2। तो ये बेटा फॉर्मूला बन गया आपका MC2 मल्टीप्लाई 2 प्लस NC2 मल्टीप्लाई 1 प्लस MC1 मल्टीप्लाई NC1 मल्टीप्लाई 2। ठीक है बेटा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 3 सर्कल्स एंड 2 स्ट्रेट लाइंस, मैक्सिमम इंटरसेक्शन पॉइंट कितने होंगे। मान लो 3 सर्कल्स, ये हो गया, एक सर्कल ये हो गया, दूसरा सर्कल ये हो गया, तीसरा सर्कल ये हो गया। ठीक है ना, तीसरा सर्कल ऐसे भी हो सकता है, देखो मैक्सिमम इंटरसेक्शन पॉइंट लेने हैं, ये हो गया। ठीक है बेटा, एक ये हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, और एक ये हो गया, ऐसे भी जा सकता है। ठीक है ना, और 2 स्ट्रेट लाइन है, तो 2 स्ट्रेट लाइन ऐसे हो गई, ऐसे। ठीक है ना, और ऐसे भी हो सकती हैं, ऐसे। तो कहने का मतलब कितने मैक्सिमम इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे, ये पूछना चाह रहे हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट मैक्सिमम कितने होंगे। अब मिनिमम तो मैं ये कह दूं कि एक सर्कल यहाँ ड्रॉ कर दूं, एक यहाँ कर दूं, एक यहाँ कर दूं। लो जी, एक भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं आ रहा। एक लाइन यहाँ पैरेलल ड्रॉ कर दूं, एक यहाँ पैरेलल ड्रॉ कर दूं, एक भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, मुझे क्या करना है, मैक्सिमम इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है, मैक्सिमम। ठीक है, तो मैक्सिमम क्या करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरसेक्ट कराना होगा इनको। तो मैक्सिमम इंटरसेक्शन पॉइंट पूछ रहा है कि कितने होंगे। जैसे एक ये हो गया इंटरसेक्शन, एक ये हो गया, देखो ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ गई। ठीक है ना, ये हमारे पास क्या मिल रहे हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहे हैं। तो कितने इंटरसेक्शन पॉइंट बन सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है बेटा, तो ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन में। ठीक है ना, तो देखिए ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब मान लीजिए कि मैं दो को लेके समझा देता हूँ। 2 सर्कल 2 स्ट्रेट लाइन है, मान लो कि एक सर्कल ये हो गया, दूसरा सर्कल आपका ये हो गया। ठीक है ना, एक स्ट्रेट लाइन ये हो गई, दूसरी स्ट्रेट लाइन आपकी ये भी हो सकती है, ये हो गई। ठीक है, कितने इंटरसेक्शन पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इंटरसेक्शन पॉइंट
मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और भी हो सकते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट कि नहीं हो सकते, मैक्सिमम इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकते। चलो चेक कर लेते हैं। तो बेटा m की जगह पे क्या लिया मैंने 2 लिया, n की जगह पे भी 2 लिया, तो ये हो गया देखो 2c2 मल्टीप्लाई 2 प्लस nc1 मतलब 2c2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है ना, प्लस 2c1 मल्टीप्लाई 2c1 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो 2c2 की वैल्यू 1 होती है, 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2c2 1 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2c1 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, कितना हो गया 2 प्लस 1 प्लस 2 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 8, और ये हो गया 11, ठीक है ना। तो ऐसे करके 11 इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे पास यहाँ से आ जाएंगे, ठीक है बेटा। अच्छा, तो ये जो है ना क्वेश्चंस इस टाइप के आपको ट्राई कर रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो में फिर और अभी और भी डिस्कशन रहेगा परम्यूटेशन का, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन और डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन कुछ रहेंगे आइडेंटिकल थिंग्स के, क्योंकि डिफरेंट को डिफरेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिफरेंट को अलाइक में डिस्ट्रीब्यूट करना है, अलाइक को डिफरेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, या अलाइक को अलाइक में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट अभी आपका बाकी है। तो बेटा आप जो ना तैयारी करिए अपनी। थैंक यू वेरी मच।